बोर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में हम एंटायर सिलेबस को कवर कर रहे हैं, आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। प्रीलिम्स के कोर्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें सीसैट भी कवर किया जाएगा और मेंस के कोर्स में जीएस के पेपर्स के साथ साथ हिंदी और एसए पेपर भी कवर किया जाएगा। क्लास सारे लेक्चर्स की आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। आपको किस तरीके से अपने मेंस के आंसर्स को लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया है? यूरोप की डेन्यूब नदी जो है वो निम्नलिखित में से किस राजधानी से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, कहां से होकर नहीं गुजरती है? तो वियना दिया है, बुडापेस्ट दिया है, बेलग्रेड दिया है और बर्लिन दिया है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डेन्यूब नदी वियना से भी होकर गुजरती है, बुडापेस्ट से भी और बेलग्रेड से भी, लेकिन बर्लिन से होकर नहीं गुजरती है। बर्लिन किसकी कैपिटल है? जर्मनी की है। ठीक है, और यहां पर कौन सी नदी है अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपकी स्पेन नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज क्लियर है? तो यहां पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, डेन्यूब से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पहले भी बना है। ठीक है, ये प्रश्न बना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो डेन्यूब है वो जर्मनी से निकलती तो है ब्लैक फॉरेस्ट से, और यहाँ पे ऑस्ट्रिया से होते हुए, हंगरी होते हुए, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया होते हुए ये ब्लैक सी में ड्रेन कर जाती है। तो डेन्यूब नदी कहाँ ड्रेन करती है? ब्लैक सी में ड्रेन करती है। जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, वो किस पर है? वो स्प्री नदी पर है, याद रखिएगा। ये चीज क्लियर है। अब डेन्यूब नदी पर कुछ और कैपिटल्स है, राजधानियां हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर देखिए, बुखारेस्ट की बात करेंगे तो रोमानिया, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, बुडापेस्ट हंगरी, वियना ऑस्ट्रिया, ब्राटिस्लावा जो है वो स्लोवाकिया। तो इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्लास। ठीक है, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट ईयर्स के पेपर्स में देखा है कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कैस्पियन सी से लगे हुए कौन कौन सी कंट्रीज है, कौन कौन सी बाउंड्रीज अपनी जो बाउंड्री है, कौन कौन सी कंट्रीज अपनी बाउंड्री किस कैस्पियन सी के साथ शेयर करती है या ब्लैक सी के साथ शेयर करती है, एड्रियाटिक सी के साथ शेयर करती है। तो इसको भी याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। आज एक और तरीका बताऊंगी। देखिए, सबको ठंडी में भूख लगती है तो एक अच्छा नाश्ता मैं आपको बताती हूँ, टी और बर्गर। ठीक है, टी और बर्गर ले लो। ठीक है, अगर भूख लगी है तो। अब अचानक से आपको लग रहा होगा कि मैम बैठे बैठे टी बर्गर की बात क्यों करने लगी? तो टी बर्गर की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ब्लैक सी को डिस्कस करने वाली हूँ। आज तक मैंने कभी भी आपसे खाने की बात नहीं की है, तो पहली बार क्लास में अगर टी बर्गर की मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है? कोई ट्रिक बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर याद रखिएगा, टी बर्गर। ठीक है, बर्गर को मैं जी को थोड़ा सा छोटा लिख देती हूं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जी ई। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये देखिए, टी जो है, टी फॉर टर्की हो गया। ठीक है, बी की बात हम करेंगे, ये बुल्गारिया हो गया। फिर यू की जब हम बात करेंगे तो यू से यूक्रेन हो गया, आर से रोमानिया हो गया, इधर देखिए ये रोमानिया हो गया। फिर जीई से आपका जॉर्जिया हो जाएगा और आर से रशिया हो जाएगा। तो टी बर्गर अब आपको याद रहेगा ना? ठीक है, चलिए, कैस्पियन सी को याद करने का तरीका मैंने आपको तारीख बताया था, एक बार मैप में जाके देख लीजिएगा। ये चीज क्लियर है? ब्लैक सी कभी नहीं भूलेगा आपको, क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब यहां पर क्लास एक चीज और हम डिस्कस करेंगे, एड्रियाटिक सी के बारे में। पहले मैप में देख लीजिए, इधर आपको ब्लैक सी मिलेगी, इधर एड्रियाटिक सी दिख रही है। तो अब हम इस एड्रियाटिक सी को थोड़ा डिस्कस करते हैं। एड्रियाटिक सी को याद करने का जो तरीका है वो मिस एबीसी है, मिस एबीसी। ठीक है, तो यहां पर देखो एम मॉन्टेनेग्रो दिख रहा है। ठीक है, फिर ए से अल्बानिया आपको दिख रहा है,
और आई अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ये आपका इटली वाला पोर्शन हो गया, इटली, ठीक है। एस से स्लोवेनिया हो गया, क्रोशिया हो गया और बोस्निया हो गया। तो आपको क्या याद रखना है, मिस ए बी सी, ठीक है। तो एम से क्या हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, आई से इटली हो गया, फिर आपका स्लोवेनिया हो गया, ए से आपका हो गया अल्बेनिया, बी से बोस्निया और यहाँ पे सी से क्रोशिया। तो मिस एबीसी याद रहेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। नहीं, अगले प्रश्न के पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं स्प्री नदी को। हमने बताया था ना, यहाँ पर आपका बर्लिन है, तो ये स्प्री नदी आपको दिख रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी सी है, ये देखिए, ये नॉर्थ सी है, ये भी चीज याद रखिएगा। स्प्री नदी को देख रहे हैं तो आप उधर नॉर्थ सी को देख रहे हैं, ठीक है। डेन्यूब की जब हमने बात की थी तो हमने ब्लैक सी को देखा था। तो इतने पॉइंट्स रिवाइज हो गया होंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। Where was the मिट्टी बचाओ मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? सेव द सॉइल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, कहां पर बताइए? ठाणे महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, दरभंगा बिहार या फिर होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन जो था वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश का था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1977 में हुआ था। ये चीज याद रखना है आपको। क्यों याद रखना है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है आपसे, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक मिट्टी बचाओ आंदोलन देख लिया, सेव द सॉइल, जो कि आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था, 1977 में हुआ था। कुछ और आंदोलन हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा चिपकू आंदोलन, चिपकू आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा की बात हम करते हैं ना, ये कब हुआ था? ये आपका 1975 के समय में हुआ था, ठीक है, 1970s में हुआ था। इसी तरीके 1973 में हुआ था। एक मिनट, एग्जैक्ट ईयर ये जो था, ध्यान दीजिएगा क्लास, चिपकू आंदोलन का वो 1973 था। अगर आप चेक करना चाहें तो एक बार चेक भी कर लीजिएगा। इसी तरीके से साइलेंट वैली की जब हम बात करेंगे तो वो भी आपका 1973 के समय में हुआ था। फिर जब हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो वो आपका 1985 में हुआ था। और अभी हमने सेव द सॉइल, मिट्टी बचाओ आंदोलन की बात की, तो वो कब हुआ है? वो 1977 में हुआ है। तो हो सकता है अगली बार परीक्षा में आपको बोल दे कि इन सारे आंदोलन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो आप इसको अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, अच्छा यहाँ पर एक आंदोलन और आपका चिपको के साथ हम अपिको आंदोलन की भी बात करते हैं। अपिको आंदोलन जो है वो 1983 में हुआ है, चिपको आंदोलन के बाद। आपको पता है ना चिपको आंदोलन में क्या था? पेड़ों को उन्होंने हक कर लिया था, इसी वजह से इसको हग मूवमेंट भी कहते हैं। बोला गया पहले आप हमें मारिए फिर इन पेड़ों को काटिएगा। तो उसी को देखते हुए अपिको आंदोलन भी हुआ था 1983 में, ये आपको याद रखना है। हो सकता है परीक्षा में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्लास, हम लोग पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखकर हमको तरीका सीखना है कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। पेपर ना मैं बनाती हूं ना कोई और टीचर बनाता है, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैम अगर मैं आपसे कह दूं कि यहीं से पेपर आएगा तो वो गलत होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर यहाँ से पेपर आ गया तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं हर बार आपसे ये कहती हूँ। मैं बस आपको थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से पढ़ लो, संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बन जाए, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, तैयारी तो आपको करनी होगी। अब वहां पर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, पेपर कैसा आता है ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्रिजल रेटिंग एजेंसी के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सत्य कथन को हमें चुनना है। यह भारत की सबसे पुरानी रेटिंग एजेंसी है और दूसरा दिया गया है इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। तो देखिए क्लास, जब हम क्रिजल की बात करते हैं तो ये आपके भारत की ओल्डेस्ट रेटिंग एजेंसी है, ये तो सही है आपका, लेकिन इसकी स्थापना 1997 में नहीं हुई थी। यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है? हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है, तो खाली जो ए है वो आपका सही उत्तर
है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्रिजल की अगर हम बात करें तो ये आपका इसकी रेटिंग जो है, इसकी स्थापना देखिए 1987 में हुई थी। वहां पर 1977 दिया है ना, तो वो आपका गलत ऑप्शन था। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित समितियों में से कौन कौन से युग्म सुमेलित हैं? ठीक है, तो करेक्टली मैच्ड है। तो इकोनॉमी में हम देखते हैं कि कमिटीज से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ये कमिटी किससे रिलेटेड है, ये कमिटी किससे रिलेटेड है। तो यहां पर भी कमिटी से रिलेटेड ये प्रश्न बनाया गया है। देखिए एल के झा कमिटी की बात करेंगे तो इन्होंने मॉड वैट की बात की है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। संशोधित मूल्य वर्धित कर की बात की है। यहाँ पर याद रखिएगा मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स की बात की है। और रेखी कमेटी की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने डायरेक्ट टैक्स की बात की है क्या, तो आपको करेक्टली बताना है। तो ध्यान रखिएगा रेखी कमेटी ने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट टैक्स की बात की है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष कर की बात की है। और जब हम बात करेंगे एल के झा कमेटी की तो इन्होंने मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स की ही बात की है। तो पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। तो यहां पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है क्लास, ये चीज क्लियर है। तो यहां पर देख लीजिए ए आपका सही उत्तर है। अब यहां पर क्लास देख लीजिए कुछ और इंपॉर्टेंट कमिटीज जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर हिंदी में नहीं क्लियर दिख रहा होगा लेकिन इंग्लिश में लिखा है, तो हम इसको यहां से डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा लेटर्स में गैप बढ़ गया है। देखिए रंगराजन कमेटी की जब हम बात करेंगे तो ये विनिवेश से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा डिसइन्वेस्टमेंट से। नरसिम्हन कमेटी की बात करेंगे तो ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। केलकर कमेटी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। मल्होत्रा कमेटी जो है वो आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। आबिद हुसैन कमेटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, लघु उद्योग से। और बेसल कमेटी जो है वो बैंकिंग सुपरविजन से रिलेटेड है। तो इसका आपको याद रखना है। तो इंश्योरेंस रिफॉर्म आपका बीमा सुधार हो गया। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म कर सुधार हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ और कमिटीज हैं, जैसे देखिए दीपक पारेख समिति की जब हम बात करेंगे तो टू रिवाइव यूटीआई। ठीक है, हनुमंत राव कमेटी की बात करेंगे तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, ये उर्वरक से। फिर राजा चिलैया कमेटी की बात करेंगे तो टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, कर सुधार से। रेखी कमेटी देखिए क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, वहां पे डायरेक्ट टैक्स लिखा था ना। ठीक है, टंडन कमेटी की बात करेंगे तो कैपिटल फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। तारापुर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड है। ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है, यहाँ पर मेनली हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। थोड़ा सा बस मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में बता दिया। वाकुल कमेटी की बात करेंगे तो ये मनी मार्केट इन इंडिया से रिलेटेड है, भारत में मुद्रा बाजार से। स्क्रीनशॉट लेना चाहे क्लास तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखने के पहले कुछ और कमिटीज दी गई हैं, इनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जीवी रामाकृष्णन कमेटी जो है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जीवी रामाकृष्णन कमेटी जो है वो विनिवेश से रिलेटेड है। गायपुरिया कमेटी पूछा गया है, ये आपका रिलेटेड है इंप्रूवमेंट इन द कस्टमर सर्विस एक्ट। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। जे.आर. वर्मा कमेटी करंट अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, करंट अकाउंट कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिस से। और जानकी रमन कमेटी जो है वो प्रतिभूति लेन देन से रिलेटेड है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन से। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर हमने ज्यादातर कमिटीज आपसे डिस्कस कर ली। अब देखिए क्लास, ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है, बैटल से रिलेटेड प्रश्न है। हर बार पूछ लिया जाता था कि जो बिलग्राम का युद्ध है वो किसके किसके बीच में लड़ा गया है, धर्मट का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है। लेकिन अब इन्होंने प्रश्न पूछने का तरीका चेंज किया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने की बात इसे कही गई है इसमें। अब देखिए यहां पर हम एक एक को देखते हुए चलते हैं। यहां पर सबसे पहले सरनाल का युद्ध की बात की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके बिलग्राम के युद्ध की बात की गई है, धर्मट के युद्ध की बात की गई है और जजाऊ युद्ध की बात की गई है। तो बिलग्राम का जो युद्ध है क्लास, ठीक है, ये आपका, इसी को हम कन्नौज का युद्ध कहते हैं। किसका युद्ध कहते हैं? कन्नौज का युद्ध। और कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? अभी हमने
क्लासेस में डिस्कस भी किया है। 1539 में चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक है। बिलग्राम का युद्ध, जिसे हम कन्नौज का युद्ध कह रहे हैं, ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे धर्मट का युद्ध अगर हम देखेंगे तो ये बाद में हुआ है, ठीक है, ये चीज क्लियर है, औरंगजेब के समय में, तो मतलब ये आपका पहले होगा। सरनाल के युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1578 में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 1658 में हुआ है। और जजायु का युद्ध जो है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुआ है 1707 में। तो अब आपको अगर ये पता होता बस कि जजायु का युद्ध औरंगजेब के समय में हुआ है, धर्मट का युद्ध जो है वो औरंगजेब शाह शुजा के समय में हुआ है, बिलग्राम का युद्ध जो है वो आपका हुमायूं के समय में हुआ है, ठीक है, तब भी आप इसको सही लगा लेते। तो देखिए हम यहां पर देखते हैं 2, सबसे पहले 2 हो जाएगा ना। 2 कहां दिया है? यहां दिया है और यहां दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे सबसे लास्ट में जजायु का युद्ध है जो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुआ है, तो ये 4 हो गया। फिर 1 है, फिर 3 है, तो ए आपका सही उत्तर है यहां पर, ठीक है, याद रखिएगा क्लास। इसको ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है, ए आपका सही उत्तर है। एक बार हम देख लेते हैं। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ है, ठीक है। फिर सरनाल का युद्ध 1572 में हुआ है, धर्मट का युद्ध 1658 में हुआ है और जजायु का युद्ध 1707 में हुआ है। महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, यहां पर देख लीजिए। बिलग्राम का युद्ध जो है वो किसके मध्य हुआ है? मैंने आपको बता दिया है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ है ये, ठीक है, याद रखिएगा। बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। फिर सरनाल के युद्ध की हम बात करेंगे तो ये मुगल और मोहम्मद हुसैन मिर्जा के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1572 में हुआ था, याद रखिएगा। धर्मट का युद्ध मैंने आपको बता दिया, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1658 में हुआ था, ठीक है। और जजायु का युद्ध जो है वो 1707 में हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए ये युद्ध हुआ था। तो इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये जो प्रश्न है आपके परीक्षा में पूछा गया है। अब यहीं पर एक और प्रश्न पूछा गया है, रिसेंट के ही है ये। अब यहाँ पे इस प्रश्न को हम देखते हैं जो कि बैटल से रिलेटेड है। देखिए, औरंगजेब के शासन काल के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सुजा की पराजय, फिर सामूगढ़ की लड़ाई और धर्मट में विजय। तो यहाँ पर देखिए क्लास, सबसे पहले बनारस के पास सुजा को पराजय किया था औरंगजेब ने, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये होगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद आपका होगा धर्मट पे विजय, ठीक है, धर्मट में विजय, शाह शुजा को यहाँ पर इन्होंने हराया था। फिर सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी और उसके बाद देवराई की लड़ाई हुई थी, जिसमें फाइनली जो शाह शुजा था वो औरंगजेब से हार गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 लड़ाई आपको याद रखना है जो शाह शुजा के साथ हुई थी। DST, सबसे पहले धर्मट, फिर उसके बाद आपका सामूगढ़ और उसके बाद है देवराई, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो 2 सबसे पहले होगा, इसके बाद 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। और सारे जो आपके हैं वो अगर हम देखेंगे 1658 के समय में हुआ है और देवराई का युद्ध जो है वो 1659 के समय में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी चीजें क्लियर है क्लास। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। यहां पर हम देख लेते हैं 1658 में धर्मट की लड़ाई हुई है, किसके किसके मध्य? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, ठीक है, शाहजहां के सिंहासन के लिए। फिर सामूगढ़ की लड़ाई हम देखेंगे तो मई 1658 में हुई है, दारा शिकोह और उसके भाई औरंगजेब और मुराद के बीच में। और लास्ट लड़ाई जो हुई है वो देवराई की लड़ाई हुई है 1659 में। मुगल सम्राट औरंगजेब की जीत हुई, जिसने सिंहासन पर उसके बाद कब्जा भी कर लिया। तो ये याद रखिएगा, इसमें दारा शिकोह को भी इन्होंने हरा दिया था। तो इतनी चीज क्लियर है ना क्लास। तो यहाँ पर यही चीज आपको समझनी है कि पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से पढ़ना है कि आने वाले एग्जाम में आपको मदद मिल सके। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। तो एक चीज तो आपको दिख रही होगी कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से रिलेटेड प्रश्न कई बार पूछा है। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764 और फिर यहां पर हम देखें
ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद तो वो 1765 बक्सर के युद्ध के बाद हुआ है, इसी वजह से हम बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई है? 1765 में हुई है, बक्सर के युद्ध के बाद। तो ए का फोर्थ आपका दो जगह दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिटी ऑफ मैंगलोर दिया गया है, ट्रिटी ऑफ सालबाई दिया गया है और ट्रिटी ऑफ मद्रास दिया गया है। तो बताइए यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? अगर हम देखेंगे ट्रिटी ऑफ सालबाई, ठीक है, तो ये आपका हुआ है 1782 के समय। ठीक है, सी का आपका फर्स्ट, तो यहां पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। सी आपका सही उत्तर है। देखिए, इलाहाबाद की संधि की बात करेंगे तो ये आपका अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ है 1765 में। मैंगलोर की संधि की हम बात करेंगे तो ये 1784 में हुआ है। ठीक है, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में। सालबाई की संधि की बात करेंगे तो अंग्रेज और मराठा के बीच में 1782 में हुआ है। और मद्रास की संधि की हम बात करेंगे तो ये अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर है ना क्लास? चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को हमें चुनना है। ठीक है, किसकी बात की गई है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। ध्यान से देखिएगा क्लास, यहाँ पर बात की गई है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो वर्ल्ड बैंक समूह का एक संस्था है। ठीक है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये बिल्कुल सही है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1956, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और आखिरी आपको दिया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इनकरेज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मेंबर कंट्रीज। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी जो है वो आपका सही उत्तर है। तीनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्लास। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को दशकीय जनसंख्या वृद्धि के आधार पर अधिक से कम की ओर व्यवस्थित करना है हमको। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या हो जाएगा? हमको देखना है डिकेडल पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि के दर पे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बहराइच दिया है और श्रावस्ती दिया है। तो अगर हम यहां देखेंगे तो सबसे पहले तो गौतम बुद्ध नगर ही हो जाएगा, फिर गाजियाबाद होगा, उसके बाद श्रावस्ती, फिर बहराइच। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 ये डी में है आपका। ठीक है, सेंसस से रिलेटेड प्रश्न हम जरूर देखेंगे क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। डी आपका सही उत्तर है। यहां पर देखिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच। ठीक है, अगर हम देखेंगे गौतम बुद्ध नगर में कितना परसेंटेज है तो 49.1% है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को हमें चुनना है। क्या प्रोटोकॉल वर्ष 2002 में लागू हुआ? इस प्रोटोकॉल की प्रारंभिक प्रतिबद्धता जो थी वो 2008 से 12 के मध्य थी। तो देखिए क्लास, मैंने आपको पहले भी बताया है क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को हम लोग रोकने की बात, कम करने की बात करते हैं। और ये आपका कब आया था? 1997 में आया था। और क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब से हुआ था? तो वो 2002 नहीं 2005 से लागू हुआ था। ठीक है, इसका जो इनिशियल कमिटमेंट पीरियड था वो आपका 2008 से 2012 था। ये सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य कथन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर असत्य कथन पूछा है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इस वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, देख लेते हैं हम उत्तर को एक बार। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब यहां पर क्लास देख लीजिए, हम कुछ और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कब कब इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। रामसर कन्वेंशन की हम जब बात करते हैं क्लास तो आपको पता है ये किस चीज से रिलेटेड है? ये आर्द्र भूमि से रिलेटेड है ना, वेटलैंड से रिलेटेड है। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन की, ये कन्वेंशन की बात की गई है, कंफ्यूज मत होइएगा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात नहीं की गई है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो 2001 में आया था। ठीक है,
साइट्स की हम बात करेंगे 1973 में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में, ठीक है। CBD कब आया था? 1992 में। इसी तरीके से UNFCCC ये कब आया था? 1992 में, ठीक है। किस समिट में? रियो समिट में। मैंने आपको बताया है रियो समिट में ही एजेंडा 21 भी आया था। कौन सा? एजेंडा 21, ठीक है, याद रखिएगा। बॉन कन्वेंशन 1979, वेना कन्वेंशन 1985, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, वियना प्रोटोकॉल आपका लागू कब से हुआ था? 1989 से। आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, लागू कब से हुआ था? 2005 से, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में, किगाली अमेंडमेंट 2016 में आया था, लागू 2019 में हुआ था, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जोड़ दिया गया था। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की लिस्ट थी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की, उसमें HFC को भी ऐड किया गया था। मिनामाता कन्वेंशन जो है वो आपके मरकरी से रिलेटेड है और ये 2013 में आया था। रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 में। तो ये आपको सब याद रखना है, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपके इन्वायरमेंट एंड इक्वालिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास, ठीक है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा। हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को आपसे पूछ लिया जाए। चलिए, अर्थ आवर डे भारत में प्रतिवर्ष किस माह में आयोजित किया जाता है? तो बताइए। फरवरी में नहीं, ठीक है, जून में नहीं, सितंबर में नहीं, मार्च में। अर्थ आवर डे हम जो मनाते हैं हर साल मार्च में, ठीक है। लाइट ऑफ कर दी जाती है ना अर्थ आवर डे में, ठीक है। यहां पर देखिए, भारत में रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक हम क्या करते हैं? हम लाइट को ऑफ करने की बात करते हैं। अच्छा, अर्थ आवर डे वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो WWF के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा, ये याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा। एक बार परीक्षा में पूछा था वर्ल्ड वाइल्ड फंड का जो लोगो है वो क्या है? तो ये पांडा है, याद रखिएगा। परीक्षा में पूछा गया है तो मैंने आपको बता दिया। WWF का जो लोगो में पांडा दिखता है आपको। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? तो 1961 में हुआ है, ये याद रखिएगा। WWF का फॉर्मेशन कब हुआ है वर्ल्ड वाइड फंड का? तो 1961 में। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। आगरा और इटावा राजस्थान से सीमा बनाते हैं। सोनभद्र छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अपनी 7 डिस्ट्रिक्ट को शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है 7 डिस्ट्रिक्ट की, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगरा और इटावा राजस्थान से सीमा बनाते हैं? नहीं, आगरा और मथुरा राजस्थान से सीमा बनाते हैं, गलत हो जाएगा। सोनभद्र छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है, हाँ, तो ये तो आपको पता ही है, तो ये भी सही है। तो यहां पर क्या बोला गया है हम देख लें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं, सी सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए क्लास, ये सोनभद्र है, मैंने एक बार क्लास में आपसे पूछा भी था और कई बार बताया भी है। ये मैक्सिमम 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। पहला, अगर हम इधर से चलेंगे, बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ और इधर MP, ठीक है। फिर यहां पर मैंने आपको सहारनपुर बताया था, मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ अपनी मिनिमम मतलब सबसे छोटी सीमा साझा करता है, तो वो हिमाचल प्रदेश के साथ। और कौन सा जिला आपका हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है? तो सहारनपुर, याद रखिएगा, ठीक है। इधर उत्तराखंड है, इधर हरियाणा है, ये चीज क्लियर हो गई। अब नेपाल की बात करें तो हम इधर देखिए, पीलीभीत आपको दिख रहा है, लखीमपुर खीरी दिख रहा है, बहराइच दिख रहा है, श्रावस्ती दिख रहा है, बलरामपुर दिख रहा है, सिद्धार्थनगर दिख रहा है और महाराजगंज दिख रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आपको गोरखपुर का नाम दे देता है, तो याद रखिएगा गोरखपुर डायरेक्ट सीमा अपनी नहीं शेयर करता है नेपाल के साथ। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अगला प्रश्न हम देखेंगे अब। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न और था ना, ये आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा जो है वो राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, आगरा और मथुरा, वहां पे इटावा दिया था। यहां पर देख लीजिए क्लास एक बार,
अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री 11 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और यहाँ पर सोनभद्र। बिहार से 7, ठीक है, उत्तराखंड से 7, हरियाणा से 6, दिल्ली से 3, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, राजस्थान से हमने आपको बता दिया आगरा और मथुरा, छत्तीसगढ़ से खाली सोनभद्र, झारखंड से खाली सोनभद्र, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर मैंने आपको बताया। और जब हम नेपाल की बात करेंगे तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं मैप में। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। तो किशनपुर, रानीपुर, महावीर स्वामी और कछुआ की बात की गई है। तो देखिए कछुआ कहां पर है, अगर हम देखेंगे तो बनारस में है, ठीक है। तो यहाँ पर डी का फर्स्ट हो जाएगा। डी का फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया है और यहाँ पर दिया गया है। महावीर स्वामी की जब हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, ललितपुर में है, ठीक है, ललितपुर में। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है। तो सी का थर्ड ये हो गया। तो हमारा सही उत्तर तो डी होगा। लेकिन हम और देखते हैं, किशनपुर की हम बात करेंगे तो ये लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। और रानीपुर कहां पर है, ये चित्रकूट में है। तो बी का सेकंड, तो आपका डी जो है वो सही उत्तर है यहाँ पर। अब क्लास एक बार हम देख लेते हैं। डी सही उत्तर है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। हस्तिनापुर की अगर हम बात करेंगे तो ये मेरठ गाजियाबाद वाले रीजन में हो गया। राष्ट्रीय चंबल विहार जो है, चंबल वन विहार जो है, जीव विहार, वो आगरा और इटावा में है, ठीक है। फिर पीलीभीत की हम बात करेंगे तो पीलीभीत में है कैमूर वन जीव विहार, मिर्जापुर और सोनभद्र में है। सुहेलवा जो है वो बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती में है। सोहगी बरवा जो है वो महाराजगंज में है। कतरनिया घाट जो है वो बहराइच में है। रानीपुर अभी हमने देखा बांदा और चित्रकूट में, ठीक है। किशनपुर को भी हमने देखा लखीमपुर खीरी में। चंद्रप्रभा कहाँ है, चंदौली में। पार्वती अरंगा जो है वो गोंडा में है, ये आपके परीक्षा में पूछा भी गया है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है, बनारस में है। महावीर स्वामी ललितपुर में है। विजय सागर वन्यजीव विहार महोबा में है। और पटना वन्यजीव विहार एटा में है। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ की जन्मस्थली है। तो बताइए, सोरो है कि काम्पिल है कि मगहर है कि कांकड़ी है। तो यहाँ पर विमलनाथ की जो जन्मस्थली है वो है काम्पिल में। तो बी आपका सही उत्तर है, ठीक है क्लास। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए, वो ये तो आपको याद रहेगा कि जब हम बात कर रहे हैं काम्पिल की तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में है ये, और महाजनपद काल में ये दक्षिण पांचाल की राजधानी थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, याद रखिएगा। दक्षिण पांचाल की राजधानी क्या थी महाजनपद काल में, काम्पिल थी। और यहीं पे आपके 13वें तीर्थंकर विमलनाथ की जन्मस्थली भी है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसी तरीके से कांकड़ी की हम बात करेंगे तो ये देवरिया में आता है। और यहाँ पर 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ का जन्म हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। याद रखिएगा 13वें का जन्म कहाँ हुआ था, महाजनपद काल के दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य में, ठीक है। और जब हम बात करेंगे 9वें जैन तीर्थंकर की तो उनका कांकड़ी देवरिया में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न। अच्छा, अगले प्रश्न के पहले इस चीज को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा गया है कि आदिनाथ को, ठीक है, हम किस उससे सिंबलाइज करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्स रहता है, ठीक है। अजीत नाथ को हाथी से, संभव नाथ को घोड़े से, अभिनंदन को नाथ जी को बंदर से, ठीक है, सुमति नाथ जी को चकवा से। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, समय देके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन पढ़िएगा जरूर क्लास, यहां से प्रश्न बना है। पार्श्वनाथ को सांप से, ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समता के अधिकारों को वर्णित किया गया है। तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर राइट टू इक्वालिटी डिस्क्राइब्ड। तो बताइए, आर्टिकल 14 to 18, 12 to 18, 13 to 18 या फिर 15 to 18। तो यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 to 18 में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ये एक आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर
14 to 18 जो आर्टिकल्स हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो यहाँ पर विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये बात कही गई है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है। अगर हम इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करेंगे तो ये हमने कहां से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, 15 पे हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। यहां पर अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 16 की हम बात करेंगे तो सार्वजनिक नियोजन की बात की गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। 17 में हम क्या बात करते हैं, अनटचेबिलिटी के प्रोहिबिशन की बात करते हैं। ठीक है, और 18 में हम क्या बोलते हैं, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात। तो ये भी याद रखिएगा 14 to 18 जो आपके राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है, वहां पे कौन कौन से आपके आर्टिकल्स हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे से सत्य कथन को चुनना है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायिका की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेचर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर दूसरा दिया गया है, मूल कर्तव्य गैर न्याय योजित है। तो देखिए क्लास, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका गलत है, हमारे संविधान में इनको इन्फोर्स करने की बात की ही नहीं जाती है। ठीक है, मूल कर्तव्य ये एक तरीके के मॉरल ड्यूटीज हैं, तो ये आपका गलत हो गया। मूल कर्तव्य जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, वो भी आपका, ये आपका सही है। ठीक है, तो यहां पर बोला गया कौन सा सत्य है, तो केवल दूसरा आपका सत्य है, पहला आपका गलत है। कहीं पर भी इन्फोर्समेंट की बात नहीं की गई है, तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अच्छा अगले प्रश्न के पहले हमने पहले की क्लास में भी आपको बताया है, एक बार जल्दी से फिर रिवाइज कर लें। जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। जब इसे जोड़ा गया था तो उस समय कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे, आपके खाली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। ठीक है, लेकिन बाद में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, जिसके के थ्रू आपका एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, और आज टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और किस कमिटी की रिक्वेस्ट पे, स्वर्ण सिंह कमिटी की रिक्वेस्ट पे फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। अगला हम देखते हैं, प्रारूप समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की गई है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो आपकी फॉर्म हुई थी 29 अगस्त 1947 को। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी उसको पेश किया था 1949 में। अब आपको बताना है कौन सा सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो पहला आपका बिल्कुल सही है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो 29 अगस्त 1947 को आपकी फॉर्म हुई थी। इसमें 7 मेंबर थे, लेकिन इन्होंने जो अपनी ड्राफ्ट की जो रिपोर्ट थी उसको 1949 में नहीं 1948 में ही पेश किया था। थर्ड आपका गलत है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था और इन्होंने, अगर हम देखें, अंतिम रूप से अपना प्रारूप अक्टूबर 1948 में ही प्रकाशित कर दिया था। 7 मेंबर्स थे इसमें, और अध्यक्षता किसने की थी इस समिति की, डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से हमें सही कथन चुनना है। इसने वाइसरॉय पद को समाप्त कर दिया था। दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड इन बोथ द डोमिनियन स्टेट। सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर 1947 की बात की गई है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की। यहाँ पर देख लीजिए सी जो है वो सही है। क्लास देखिए, जब हम बात करते हैं वाइसरॉय के पद की, तो वाइसरॉय का पद मतलब क्या था कि ये रिप्रेजेंट कर रहा था क्राउन को। ठीक है,
और जब हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला रहे हैं तो ये पद आपका खत्म कर दिया जाता है। ये चीज क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा डोमिनियन व संप्रभु राष्ट्र भारत व पाकिस्तान का सृजन हुआ। इसने वाइसरॉय पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी, परंतु इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन संस्थानों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं? तो बताइए, नीति आयोग, जोनल काउंसिल और इंटरस्टेट काउंसिल। तो प्राइम मिनिस्टर किसके किसके अध्यक्ष होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हेड करते हैं, इंटरस्टेट काउंसिल को भी हेड करते हैं। लेकिन जब हम जोनल काउंसिल की बात करते हैं तो जोनल काउंसिल को हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं, होम मिनिस्टर करते हैं, गृह मंत्री करते हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर 1 और 3 होगा। ठीक है, ए जो है वो सही उत्तर है। व्याख्या देख ली एक बार, हम लोग देख लीजिए क्लास, यहां पर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगर हम जब बात करते हैं जोनल काउंसिल की तो गृह मंत्री जो होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं और जो मुख्यमंत्री होते हैं एक एक स्टेट के वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न, अच्छा ये अगर आपसे पूछ ले जोनल काउंसिल का गठन किस एक्ट के थ्रू हुआ था, तो इस यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये संसद के राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किया गया था इसे। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, सबसे पहले वे संसद के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा इनको गठित किया गया था। परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा है। ठीक है, इस अधिनियम ने देशों को 5 क्षेत्रों में जोनल काउंसिल दी थी, जो कि उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी है। और 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए भी जोनल काउंसिल आपकी बनी, एक अलग क्षेत्रीय परिषद का गठन 1971 में हुआ। तो यहां पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि ये आपके किस तरीके का निकाय है, तो आप बताएंगे वैधानिक निकाय है। ठीक है, और किस एक्ट के थ्रू बना था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू जोनल काउंसिल बना था। प्रिसाइड कौन करता है? तो वो मैंने आपको बता दिया, जो होम मिनिस्टर होते हैं, मतलब जो गृह मंत्री होते हैं। और अगर बात करेगा उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। इधर आपके ट्राइब्स दिए गए हैं, उधर स्टेट दिए गए हैं। तो देखिए लेप्चा कहां पर है? सिक्किम में है। ए का सेकंड एक ही जगह दिया गया है। ठीक है, टोडा तमिलनाडु में, सी का फर्स्ट। ठीक है, खारिया की बात हम करेंगे, खरिया की, तो खारी की बात हम करेंगे तो ये राजस्थान। और डाफर की हम बात करेंगे, इसको ए कर लीजिएगा, डाफर जो है वो गुजरात में। तो सी आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, यहां पे सी सही उत्तर है। ये मुझे लग रहा है किसी और प्रश्न का आंसर दिया गया है, तो इसको आप कट कर दीजिए। ठीक है, इसको कट कर दीजिए। अब देख लीजिए, यहां पर सिक्किम में लेप्चा, याद रखिएगा। फिर अंडमान निकोबार का आपको याद रखना है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार आराम से, क्योंकि ट्राइब्स तो आपको पढ़ के जाने हैं। अंडमान निकोबार का याद रखिएगा, ओंगी। ठीक है, फिर सेंटिनली, अंडमानी तो याद रहेगा, सोपन। ये आपको याद रहना चाहिए। परीक्षा में पूछा था कौन सा अंडमान निकोबार का आपकी ट्राइब नहीं है। ठीक है, और उसमें नागालैंड की ट्राइब आपको दी गई थी। गारो खासी जयंतिया मेघालय हो गया, कुकी मणिपुरी हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखेंगे गुर्जर हो गया। ठीक है, फिर बकरायल हो गया, ये सब हिमाचल प्रदेश में। अगला, प्रांतीय चुनाव 1937 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन हमें चुनना है। कुल 11 प्रांतों में चुनाव आयोजित किए गए थे। बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बहुमत मिली थी। तो देखिए, प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है। इस समय 11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस कराए गए थे। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है, पंजाब, बंगाल और सिंध की जो बात की गई है, यहां पर बहुमत नहीं मिली थी, बल्कि ये कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली थी।
ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपसे क्या बोला गया है, ट्रू स्टेटमेंट चूज करने को, करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही है, दूसरा आपका सही नहीं है। ये राज्य थे जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली थी, याद रखिएगा। तो ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, बंगाल, पंजाब, सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 11 में से 5 प्रांतों में, जैसे मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली थी। मुंबई में लगभग पूर्ण बहुमत मिली थी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बस इतने ही प्रश्न थे, तो खुश हो जाइए, आज का टेस्ट आपका कंप्लीट हुआ। अच्छा क्लास, बताइएगा जरूर टेस्ट कैसा लगा। हम लोग और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आप बताइएगा जरूर टेस्ट कैसा लगा आपको, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। थोड़ा अब हम अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। क्यों स्पीड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हम डिस्कस कर सके और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स को भी हम डिस्कस कर सके, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अभी परीक्षा में थोड़ा सा जो समय है उसमें हम रोज इन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लगभग आपके बहुत ढेर सारे प्रश्न कवर कर लिए जाएंगे, जो पास्ट ईयर के हैं और जो नए प्रश्न आपके बन सकते हैं, क्योंकि आप नोटिस करते होंगे टेस्ट में मैं पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को भी लेके आती हूँ और नए प्रश्नों को भी लेके आती हूँ। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या चल रहा है, और नए प्रश्नों को इसलिए डिस्कस करना जरूरी है ताकि आपका एक टेस्ट भी हो जाए। तो चलिए क्लास, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहूंगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, अपना ध्यान दीजिए, ठीक है, और परेशान मत होइए। अपने माँ बाप के आशीर्वाद पे, ईश्वर के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़िए और सब ईश्वर पे छोड़िए, सब बहुत अच्छा होगा। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब अच्छा जाए, मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू क्लास।